देख रहे हैं आप कैसे ओजोन की परत सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणों को फिल्टर कर उनके घातक असर से लोगों को, हम सबको बचाती है। लेकिन अब धरती का ये सुरक्षा कवच कमजोर पड़ रहा है। हुसैन, इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार बढ़ता प्रदूषण, जो जमीन से 40 से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद ओजोन लेयर को पतला कर रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में हर दिन पोल्यूशन सारी सीमाएं लांघ रहा है। और ज्योत्सना, गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं दुनिया के इस शील्ड को डैमेज कर रहा है। और इसका असर कितना खतरनाक है ये सोचकर ही हेल्थ एक्सपर्ट्स सहमे हुए हैं। आपको पता है, ओजोन प्रदूषण से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन सूजन के साथ साथ सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो पहले ही युवाओं में फेफड़ों की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी सामने आई है जो ये बताती है कि लंग्स की बीमारी के मामले 20 से 30 साल के यंगस्टर्स में तो सबसे ज्यादा हैं, चाहे फिर वो एस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो या फिर सीओपीडी या टीबी। और इतना ही नहीं, मैं एक स्टडी भी पढ़ रही थी जिसके मुताबिक 10% तलाक के मामले टीबी की वजह से देखने को मिल रहे हैं और 44% की सोशल एक्टिविटी कम हो गई है। 25% महिलाओं के साथ तो घर में ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। जबकि केंद्र सरकार का तो मिशन ही है टीबी मुक्त भारत बनाना। इसके लिए सरकारी डॉक्टर्स, अस्पताल से लेकर ऑफिसर तक हर मुमकिन कोशिश में लगे हैं। गांव-गांव फ्री दवाइयां बांटी जा रही हैं। मरीजों से लगातार अपडेट लिया जाता है कि कहीं कोई टीबी का पेशेंट छूट ना जाए। लेकिन सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। चाहे टीबी की बीमारी हो या एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, सांसों पर से संकट टालने के लिए लोगों को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी, आगे आना होगा। और सबसे जरूरी क्या है? योग प्राणायाम से अपने फेफड़ों को, लंग्स को फौलादी बना लीजिए। और इसमें आपकी मदद कौन करेगा? स्वामी जी, जो रोजाना आपकी मदद करते हैं, आपको सेहतमंद रहने के नुस्खे बताते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तेज शंख बजाने से फेफड़े एकदम फौलादी हो जाते हैं, सांसों का संकट टल जाता है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी। और देखो, इससे फेफड़े एकदम जबरदस्त हो जाते हैं। फिर ये पहले लोग ना गांव में वो सुरती लगा के, तम्बाकू चूना लगा के बुढ़िया सूंघा करते थे। हमने ये सूंघने का नया बना दिया है। इसमें पेपरमेंट है, कपूर है, अजवाइन है और इसके अंदर लौंग का तेल और यूकेलिप्टस ऑयल है। ओहो, ये नेचुरल इनहेलर का काम करता है। ये दिव्य धारा बड़ा जबरदस्त है। वैसे मेरे पास विकल्प दूसरे भी हैं, च्यवनप्राश, बालप्राश, श्वासारी, ब्रोनकोम आदि। उसकी चर्चा बाद में करूंगा। सबसे पहले एक काम जरूर करें। लंबे श्वास लें। ये प्राणायाम यद्यपि हम अंत में कराते हैं, आज मैंने शुरुआत यहाँ से की, भस्त्रिका, और हो सके तो ऐसे। अब दमा वालों का तो थोड़ा सांस उखड़ जाएगा, ऐसे। फिर कपालभाति, अनुलोम विलोम। और फेफड़ों के लिए 5 आसन पहले बता देता हूँ, फिर पावर योग भी करवाएंगे। इससे फेफड़े इतने जबरदस्त हो जाएंगे कि दमा का दम निकल जाएगा, आप एकदम ठीक रहेंगे। नहीं तो लोग कहते थे दमा दम के साथ ही जाएगा, मैं कहता हूँ दमा एकदम जाएगा। एक तो ये उष्टासन करना बड़ा जबरदस्त है, ऐसे 10-20 सेकंड होल्ड करके रखना। दूसरा ये बड़ा जबरदस्त है, भुजंगासन, यो ऐसे, ये बड़ा जोरदार है, ऐसे। अब इसमें जो थोड़े से मजबूत हैं वो ऐसे कर ले तो पावर योगा विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज। श्वास लंबा लिया और छोड़ा, और ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये सब कुछ कर लिया तो स्वामी जी आदमी किस कदर मजबूत हो जाएगा। मैं सोच रहा था पर आ जाते हैं, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा जो हर एक बीमारी को शरीर से बहुत पहले ही रोक देगा। अच्छा स्वामी जी, मुझे लग रहा था कि सिर्फ हम जैसे लोग, दुनिया में रहने वाले इंसान ही कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन जो धरती का सुरक्षा कवच है वो भी कमज़ोर पड़ रहा है। ओजोन लेयर स्वामी जी पतली होती जा रही है और इसमें गलती भी हम सब लोगों की ही है। अगर ओजोन लेयर घटेगी तो हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सांसों की बीमारियां बढ़ेंगी और बढ़ रही हैं। एक एक करके उन बीमारियों से बचाव और उसके उपाय आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा पहले एक बार जो आप पावर योगा का सेशन करवा रहे हैं वो करवा दी, ताकि लोगों की इम्यूनिटी ज़रा सा मजबूत हो जाए।
तो उष्टासन, भुजंगासन, साधारण दंड, हनुमान दंड और ये मिश्र दंड, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये और फिर एक ये जो गोमुखासन कराते हैं ना, ये तो पूरा एक पैकेज बता दिया मैंने फेफड़े के लिए। अब इसके लिए एक पावर योगा के सेशन में कम से कम 1 फिर इसके बाद ये 2, ये 2 ऐसे, फिर ये 3 ऐसे ऐसे, सांस बाहर छोड़ के आगे चलते और यूं ऐसे, इस तरह से ऐसे। थोड़ा फास्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ये करना चाहिए। देखो आप इसको करेंगे ना स्वामी जी, अगर कोई हमारा देखने तो वाला उसको गिनती नहीं आती हुई तो सच में इससे पावर योगा भी हो जाएगा। सांस गिन ले फिर वो। तो वो लंबे लंबे श्वास, बस सांसों को गिनने की जरूरत नहीं, बस लंबे लंबे श्वास ले और लंबे लंबे श्वास ऐसे भी ले लिए ना, ऐसे ये, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, पूरे खुल जाते हैं ऐसे। और लंबा जोर से ठहका लगा के हंस लेते हैं ना ऐसे। आनंद आ गया भाई, ओहो हो, किसके लिए आनंद आ गया? चारों तरफ कितनी हरियाली है। स्वामी जी, मुझे तो लग रहा है आपके पीछे सारे पेड़ पौधे आनंद आ गया, चारों ओर फूल खिले हैं, चारों ओर वो सब नहा धो के आए हैं आज, बिल्कुल से साफ सुथरे हो रहे हैं बिल्कुल। तो जोर से ताली बजा ले, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, इससे अच्छे हो जाते हैं। स्वामी जी देखिए, ओजोन की जो परत है वो सूरज से आने वाली, ये जो ओजोन की लेयर होती है स्वामी जी, ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों को रोकती है, उसको फिल्टर करती है और फिर जो किरणें हम बर्दाश्त कर सकते हैं उनको हम तक पहुंचने देती है और इससे जो सूरज की किरणों का घातक असर है वो कम हो जाता है। तो स्वामी जी ऐसे में अगर ये लेयर पतली हो रही है तो इसकी वजह से गर्मियों में सांस की नली में सूजन और जलन हो सकती है, जलन बढ़ सकती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी लोगों को हो सकती है। तो स्वामी जी लंग्स को फौलादी बनाने के लिए प्राणायाम के अलावा और कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? क्योंकि प्राणायाम तो स्वामी जी हम लोग आखिर में करते ही करते हैं, वो तो मैंडेटरी है। उसके अलावा कौन से और अभ्यास लंग्स को मजबूत करेंगे? कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, बच्चों को बालफ्रास खिलाएं 1 चम्मच, और ये इतना टेस्टी और इतना हेल्दी होता है, जो बच्चे खा लेंगे ना 100 साल तक उनको फिर फेफड़े की दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी फेफड़े में सूजन नहीं आएगी, दौड़ लगाते फिरेंगे। और ये च्यवनप्राश, कुछ लोगों में भ्रांति है कि च्यवनप्राश तो सर्दियों में खाया जाता है, जिनको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, अस्थमा है उनको हर मौसम में खाना चाहिए। ओहो, फिर स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी अवले, ब्रोनकोम और अणु तेल और डाल देते हैं, पूरा कचरा अंदर का साफ। और हाँ, परहेज में खट्टी और ठंडी चीज़ें ना खाएं। ये खजूर और ये चना, ये डाइट है। हम खजूर चना खिलाते हैं, थोड़ा सा पपीता, थोड़ा सा अनार, उसमें थोड़ी काली मिर्च और सेंधा नमक या काला नमक डाल करके खिला देते हैं। पपीता और अनार, खजूर और बस भुना हुआ चना। ज़्यादा किसी को भूख लगे तो उबला हुआ सेव दे देते हैं या उबला हुआ अमरूद दे देते हैं, बस ये फुल डाइट हो गई। और फिर भी कोई ज़्यादा ही भूखड़ हो तो
चने के भुने हुए चने के आटे की रोटी बना करके, चीला बना करके खिला देते। नया कब बनेगा नहीं, पुराना कब खत्म हो जाएगा। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ उज्जाई भी बड़ा अच्छा होता है कफ कोल्ड के लिए। ये थायराइड के लिए भी बड़ा अच्छा है ये। और ये पॉइंट है, ये थायराइड के लिए भी, गले के लिए। ये आप देखो। और ये गोमुख आसन ना, इसमें तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना। लो, पूरा फेफड़े का इंतज़ाम हो गया है। ये जो कभी ठंडा कभी गर्म खाते हैं ना, तो ये सर्द गर्म होने से नज़ला बिगड़ जाता है, तासीर बिगड़ जाती है भीतर के शरीर की। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, मिश्री, शक्कर या उसके अंदर खजूर मिला सकते हैं, और मुनक्का अंजीर भी मीठे के तौर पर मिला सकते हैं, और 20-25 ग्राम काली मिर्च, 25-50 ग्राम, देखो 25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड शक्कर, 100 ग्राम बादाम। अब इसको 1 चम्मच खा लें और इससे पुराने से पुराना कफ नज़ला ठीक हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जो रोज़ प्राणायाम करते हैं ना मेरी तरह से, उनको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी नहीं होती, फिर बाकी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन भी। देखो एक खास बात बताता हूँ, वैसे तो पूरे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होनी थी, लेकिन जिनके फेफड़ों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन का असर नहीं होता। चारों तरफ रोग बीमारियां घात लगाए बैठी है, और अब तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा चारों तरफ गंद मचा पड़ा है, और बैक्टीरिया वायरस फंगस तो हवा मिट्टी पानी में चारों तरफ दौड़ते फिरते हैं। सबसे बुरा असर उनका गले और फेफड़े पर होता है। ये उनका एंट्री पॉइंट है, यहीं से रोक दिया तो ठीक रहेगा। इसके लिए मैंने बताया जो है बच्चों के लिए बालप्रास और सबके लिए च्यवनप्राश, ब्रोनकोम, स्वासारी, ये उपाय बड़े ज़बरदस्त है। और हाँ, चाय कॉफ़ी की जगह स्वासारी पिए, या दिव्य पे हमने आयुर्वेदिक चाय बना रखे अपने घर में ही तुलसी है, अजवाइन है, थोड़ा सा उसमें ये लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है, लेमन ग्रास है, ये सब डाल करके उबाल लेते हैं। चाइना आदि में बहुत पीते हैं इसको, पूर्व और पूर्वोत्तर के देशों में बहुत ज़बरदस्त है। आज के बाद किसी को फेफड़े की दिक्कत नहीं होने वाली है। कुछ और दिक्कतें हैं स्वामी जी, वो भी दूर करनी होगी। अटैक से कोई मरेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन शर्त यह है कि सिर्फ आपको प्रणाम करके बैठना नहीं है, आपके साथ रोज़ाना अभ्यास करने हैं, और जो बातें आप बताते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। अच्छा स्वामी जी, देखिए ओजोन का जो प्रदूषण है दिल्ली एनसीआर में लगातार सीमा को लांघ रहा है। एक स्टडी बता रही है कि दिल्ली एनसीआर में 20 से 30 साल के नौजवानों के फेफड़े सबसे तेज़ी से कमज़ोर हो रहे हैं। तो स्वामी जी, आप तो इस उम्र में भी फौलादी लंग्स आपके बने हुए हैं, हालांकि अभी आप 30 के भी नहीं हुए, बस कुछ गलत मेरे को जानकारी हो रही है यहाँ पे 25 के हैं। हाँ, तो स्वामी जी ये जो 30 साल वाले नौजवान हैं, इन ये भरी जवानी में इनके फेफड़े क्यों साथ छोड़ रहे हैं? एक तो भरी जवानी में बालक आजकल सुट्टा मारते हैं, पहले तो बीड़ी सिगरेट ही पीते थे, आजकल तो भांग धतूरा पता नहीं क्या क्या, हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का, और फिर ऊपर से पोल्यूशन। और 50% लोगों के 50% फेफड़े काम करते हैं। 50% फेफड़े तो 2400 किलोमीटर लंबा का जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो आधा तो उसके पोल्यूशन की भेंट चढ़ चुका है। एक दिल्ली के बहुत ही बड़े जो लंग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने वीडियो बना करके डाला, एक मैंने भी देखा था उसको सोशल मीडिया पर। तो उसने बताया जो भी दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उनके फेफड़े एकदम काले सुर्ख होते हैं, कोयले जैसे, और हमारे जैसे जो हरिद्वार में और जो योग करते हैं उनके फेफड़े रहते हैं एकदम लाल सुर्ख। तो देखो भाई, बुला लीजिए स्वामी जी हम लोगों को भी। तो सैटरडे संडे या जब भी छुट्टी हो हरिद्वार आ जाए करो। नहीं तो काले कड़ुटे फेफड़े लेकर के किसी दिन फिर वो यमराज जो काले भैंसे पर बैठ के आएगा वो आपको उठा के लेके जाएगा, मैं तेरे दिन पूरे हो गए, जल्दी चल। काले फेफड़े वालों को ढूंढेगा। तो भाई नौजवान जो साथी हमारे हैं वो सुट्टा मारने वाली जो समस्या स्वामी जी बता रहे हैं,
उसको छोड़िए, उसको हटाइए, उस सब में क्या रखा है? काला काला लंग्स हो जाएगा, स्वामी जी बता ही रहे हैं, तो उससे बचने की ज़रूरत है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, लंग्स की कैपेसिटी घटने से अक्सर लोग जो है लो एनर्जी फील करते हैं, कई बार उनको चक्कर आता रहता है, सुस्ती सी शिकायत, दिन भर थके थके से। अब जब थके थके रहेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब कैसे होंगे? और कामयाब नहीं होंगे तो सब कुछ गड़बड़ ही रहेगा फिर तो। घर में बीवी अलग डांटेगी, हाँ, कुछ करता नहीं है। ये थके थके फेफड़े, थके थके दिमाग, थके थके दिल, थके थके हाथ पैर। किसी के तो हाथ पैर ही टूटते हैं। भले जी पिंडलियों में दर्द हो रहा है, जिनकी आंतें कमज़ोर होती हैं तो उनको पुनर्नवारिष्ट, अभयारिष्ट, कब्ज होने पर, कोलाइटिस होने पर भी पिंडलियाँ दुखती हैं तो उनको कुड़जारिष्ट, जिनके पिंडलियाँ थकी थकी रहती है उनके लिए बताया। फिर जिनका हार्ट थका थका रहता है उनको सब चाय कॉफ़ी छोड़ के अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल का काढ़ा। जिनका दिमाग थकाता रहता है, मेधावती रात दिमाग की बत्ती सी जल जाती है। फिर जिनका पूरा शरीर थका थका रहता है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ओहो ज़बरदस्त है। और दूध में शिलाजीत या स्वर्ण शिला देखो इधर रखी हुई है। हम सर्दियों में तो रोज़, अभी गर्मियों में सप्ताह में 1-2 बार ही ले लेते हैं, घोड़े की तरह पर दौड़ते रहते हैं। थकान नाम का तत्व ही हमारे आस पड़ोस में नहीं आता है, जबकि महीने में करीब 5-7 बार तो ऐसा हो जाता है कि हम रात को 2-3 घंटे भी ठीक से सो नहीं पाते, तब भी एकदम माल मस्त रहते हैं। तो ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा है योग की। तो रोज मंडूकासन, योग मुद्रासन फेफड़ों के लिए तो पहले बता दिया। अब पेट कमजोर है, यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होगा। पाचन तंत्र बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, और प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं इम्यूनिटी को। तो इम्यूनिटी के लिए अश्वशिला, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, ये मैंने बता ही दिया। करक्यूमिन गोल्ड इधर रखे हुए, सब ले लिया करो। और च्यवनप्राश, ये भी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, बच्चों के लिए बालप्राश, सब तो बताया ही है। और देखो फिर लेट करके ना, ये अभ्यास बड़ा अच्छा है। एक तो ये सेतुबंद, और दूसरा ये चक्रासन, ये भी फेफड़े के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम। ऐसे तो फिर डेली के प्रैक्टिस में तो पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये तो कुल मिलाकर स्वामी जी ये है कि और जरूरी है। लोग प्रदूषण फैलाने से तो बाज आएंगे नहीं, धुआं सब कुछ करेंगे, ओजोन की लेयर कमजोर पड़ेगी तो अल्ट्रावायलेट किरणें जमीन पर ज्यादा पहुंचेंगी। तो लोगों के पास एक ही रास्ता है कि वो योग करें और खुद को मजबूत बनाएं, खुद को हेल्दी बनाएं। स्वामी जी, फेफड़े तो मजबूत हो गए, लेकिन अब जरा सांसों की बीमारी पर भी एक एक करके बात कर लेते हैं, उन पर भी प्रहार करना है। सबसे पहले अस्थमा। स्वामी जी, ये रोग कितना खतरनाक है, और अगर ये अस्थमा का रोग लग जाए तो फिर उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करें? तो एक तो ज्योत्सना जी देखो, मैंने कहा था मोटे लोग, एक मोटी आरती बहन आई, पहले आई थी तो चल नहीं पाती थी, ऐसा दम उखड़ता था कि अभी मर जाएगी। और फिर मेरे सामने से ने दौड़ लगाई तो क्या आनंद आ गया। फिर खर्राटे मारती थी। ये जिनको फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है ना, फेफड़े जिनके कंप्रोमाइज हो जाते हैं, तो दमा का मतलब है श्वास का, अस्थमा का मतलब है फेफड़े कमजोर। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक मजबूत रहना चाहिए। अब जब वजन बढ़ जाता है तो और वहां से दिखा कि आप किसी तो आइलैंड फिर वो पे फेफड़ों को दबा लेता है, फेफड़े कंप्रोमाइज हो जाते हैं। और देख के AQI लग रहा था 0 जी मेरे भाई। तो हाँ, तो ये जो है ना, ये जो AQI है ना, देखो इसमें कुछ तो सच्चाई है, और बाकी तो देखो मैंने देखा जहाँ का AQI बहुत थोड़ा रहता है वहाँ पर भी लोगों को बीमारी है। यदि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, सबसे अच्छी है इसके लिए एक्सरसाइज ना, दौड़ना। लेट करके बताया मैंने मोटे भाई बहनों के लिए, मोटों को ज़्यादा दिक्कत होती है। सुबह सुबह दौड़ लगाई है, तो जो दौड़ लगाते मैंने कहा देखा दिल्ली NCR में भी वो लोग एकदम फिट है। और जो बाबूजी AQI कंट्रोल करते हैं, मशीनें लगा करके घर में, ऑफिस में, वो पोल्यूशन को खींचने वाली मशीनें लगा रखी है। अब उन जो भाई साहब हैं जिन्होंने सब इतने नाजुक हो गए हैं, घर में, ऑफिस में, सब जगह AQI की मशीनें लगा रखी हैं। से तो गाड़ी में बैठते हैं शीशे बंद करके AC चला लेते हैं,
जरा सा बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आदमी कितने दिन जो है कितने देर तक घर में ऑफिस में गाड़ी में बैठा रहेगा, बाहर निकलते ही छींक कम छींक बुरा हाल। बोले जी एलर्जिक अस्थमा, धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पानी से, मौसम से, पता नहीं कैसे कैसे फूलों से, इससे एलर्जी उससे एलर्जी और फिर कि तो किसी को किसी जाति विशेष से, किसी मजहब से, पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। किसी को तो बताओ, एक ने इटावा में एक बालक जो कथा कर रहा था उसकी चोटी ही कटवा दी। उसको चोटी से एलर्जी की। ये तो एक वर्ग विशेष के लोग ही रख सकते हैं, वाहियात लोग कहीं के। तो देखो ये सब एलर्जी ठीक नहीं है मामला। तो देखो जो योग करेगा ना वो समता के भाव में रहेगा, किसी से एलर्जी नहीं होगी, उसके फेफड़े कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे, तो दमा तो होगा ही नहीं। और फिर ये अभ्यासों के साथ साथ जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, प्राणायाम, दौड़ लगाएं, व्यायाम करें, आसन करें, सब कुछ करते हुए लंबे लंबे सांस लें और दिन में भी ऐसी आदत डालें। ये तो ऑफिस टाइम में भी जैसे कोई फुर्सत मिलती है ना, इंडिया टीवी में भी ऐसे कुछ जीवात्मा हैं जो बीच में समय मिलते ही वो बाथरूम की तरफ जा कर के सुट्टा मार के आते हैं। वैसे उनकी संख्या घट गई है। थैंक यू रजत शर्मा जी, थैंक यू। हमारा जो बड़े हैं उनको देख करके लोग सीख गए, अच्छी बात है। किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी हैं आप, कहीं भी किसी भी वर्किंग पैलेस पर हैं, जैसे ही थोड़ा सा समय मिले तो भस्त्रिका और इतनी जोर से नहीं तो ऐसे ही करना। आज तो हमारे भी दूर किसी ने पंखा चला रखा तो उसमें धूल के कण उड़ करके आ रहे थे, तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, तो जो कोई अंदर गंदगी जाने की होती है उसको बाहर ही रोक देती है। तो भस्त्रिका, ये तो लंबे सांस तो आप ऑफिस में भी कभी भी ले सकते हैं, ये अच्छी बात है। कभी भी लंबे सांस ऑफिस में ले लिए, उसी से ही आपको फिर ये श्वास दमा अस्थमा नहीं होगा। ब्रोंकाइटिस इसमें जो श्रेणी है ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, वो फेफड़ों में अंदर सूजन आ जाता है, और उस सूजन के लिए सबसे अच्छा उपाय है एक तो उपवास। सप्ताह में इसलिए एक बार उपवास, एक बार फास्टिंग सबको करनी चाहिए। उपवास रखने से आयुर्वेद का तो सिद्धांत ये व्याधि नाशाय लंघनम, तो देखो आपको दिक्कत ही नहीं होगी कभी भी फेफड़ों। अच्छा स्वामी जी, उसके बावजूद भी रहता है तो गले और ये फेफड़े तक सूजन है, इसके लिए एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें हल्दी और अमरूद के पत्तों को डाल करके उसको गरारा कर लेते हैं, गंडूस बोलते हैं गार्गिल। उससे तो जिनकी आवाज़ नहीं निकलती, गला बैठ जाता है, बहुतों के गले में छोटे छोटे गांठे हो जाते हैं। बहुत से एंकरों को मैंने ठीक किया जिनके गले पूरी तरह से ख़राब हो गए थे। अब वो दूसरे चैनलों के हैं, उनके नाम यहाँ से नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एकदम सच बात है कि आयुर्वेद इसमें संजीवनी का काम करता है। ये जो खंडूस अभी होता है, एलोवेरा, हल्दी, एलोवेरा 100 ग्राम, हल्दी इसमें 20-25 ग्राम, अमरूद के पत्ते 20-25 और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के इसको घोट के उबाल करके और इसका गर्म गर्म गंडूस करें। अच्छा स्वामी जी, देश में कभी टीबी मुक्त भारत का सपना ख्वाब देखा गया था और ये बहुत हद तक ये सपना पूरा भी हो चुका है। बहुत इक्का दुक्का केसेस दिखाई देते हैं, लेकिन टीबी है बड़ी ख़तरनाक चीज़ लंग्स के लिए। केंद्र सरकार का तो बाकायदा मिशन रहा है टीबी मुक्त भारत बनाना, लेकिन ये बीमारी स्वामी जी, एक बार लोग कहते हैं कि अगर किसी को हो जाए तो ये भी बड़ी ज़िद्दी किस्म की होती है, और कई बार लग रहा होता है कि लक्षण नहीं भी हैं फिर भी ये अंदर पनप रही होती है। तो कैसे इसके शुरुआती लक्षण स्वामी जी क्या होते हैं ताकि इसको वहीं पर रोक लिया जाए? एक तो जेनेटिकली किसी के फैमिली में टीबी की हिस्ट्री है तो उनको ज़रूर अपने बीच में फेफड़ों की, ब्लड की जांच कराते रहना चाहिए। तो थूक की जांच से, ब्लड की जांच से, फेफड़ों के एक्सरे आदि से इसका पता लग जाता है। तो जेनेटिकली इसके होने की मैक्सिमम संभावना है, एक बात। दूसरी बात, लंबे समय तक कफ कोल्ड खांसी है तो उसकी का टेस्ट करा ले। किसी को यूट्रस की टीबी आदि है, मनगांठें हैं तो उसकी भी जांच करा लेनी चाहिए, पता लग जाता है। अंदर से थोड़ा दुखन होती है, टीबी वाली गांठें दुखती है। फिर ये किसी को तो ऐसी कुपोषण के कारण से भी टीबी हो जाता है और लो इम्यूनिटी के कारण से भी टीबी हो जाता है। तो इस सब में, और एक बात और होती है, कई बार जो है वो कहते हैं जी हमने तो टीबी की दवाई खा ली थी फिर भी
टीबी का कोर्स पूरा हो गया 9 महीने तक, फिर भी दोबारा टीबी गया ही नहीं, फिर दूसरा बार कोर्स शुरू कर दिया। तो इसके लिए मैं कहूँगा दूध में हल्दी, शिलाजीत ये ज़रूर खाएं, च्यवनप्राश आदि। और एक औषधि है बहुत ज़बरदस्त, इसके ऊपर हमने बहुत अनुसंधान किया और टीबी के पूरे जो बैक्टीरिया उसके ऊपर काम किया है, रोगाणु पर। तो वो है कटेली, छोटी कटेली, छोटी बड़ी कटेली, वासा, बनफसा, तुलसी, ये सब अड़ूसा, ये सब बहुत ज़बरदस्त होते हैं इसके लिए, श्वास कास की बीमारी के लिए। तो छोटी कटेली का हमने एक औषधि बनाई है, यक्षमारी नाम कर दिया उसका। पहले हमने उसका टीबी नील किया था तो नाम में थोड़ी दिक्कत आई थी। तो छोटी कटेली का काढ़ा, ये सब पूरे देश में मिलती है सब दूध। तो इसका बड़ा ज़बरदस्त लाभ होता है। और दूध में शिलाजीत, मैंने कितने लोगों को ठीक किया इससे। और ख़ास करके जब टीबी ज़्यादा हो तो एलोपैथी की दवाई के साथ ले लें तो 9 महीने आपको दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 3 महीने में ही टीबी के सब रोगाणु कीटाणु खत्म। ये है। अच्छा स्वामी जी, टीबी जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये एक दूसरे से ट्रांसमिट भी होती है, कितना बचाव करने की आवश्यकता होती है? कम्युनिकेबल है ये। और ख़ास करके फेफड़े वाली टीबी, हड्डी वाली टीबी, ब्लड वाली टीबी ऐसे कम्युनिकेबल नहीं है। तो फिर वो तो ब्लड के टेस्ट में पता लग जाता है। फिर जब टीबी की दवाई लेना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर वो करीब 7 दिन की दवाई से ही, लगभग 1 से 2 सप्ताह की दवाई से ही फिर वो उसके संक्रमण की जो क्षमता वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए किसी को टीबी हो तो घर से बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, कहीं दूर कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं। बुज़ुर्गों को जाए तो वृद्धाश्रम में मत छोड़ के आना, अपने जवान बेटा बेटियों को जाए तो कमरे में बंद मत करना। तो 1 से 2 सप्ताह में ही उसकी संक्रमण की क्षमता खत्म हो जाती है। आपने बहुत ज़रूरी प्रश्न पूछा। बहुत लोगों को, मुझे भी, मैंने इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन जब नहीं किया था वर्षों पहले, तो मुझे भी नहीं पता था। मैं भी सोचता था कि शायद टीबी की दवाई चलेगी 9 महीने तक तो ये किसी को भी बीमार कर देगा। तो ये 1 से 2 सप्ताह में ही टीबी की दवा जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में दी जाती है, और इसके साथ मैंने कहा आयुर्वेद का और उपयोग कर लिया तो 100% उसके सारे घर वाले सेफ रहेंगे, इसका संक्रमण नहीं होगा। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी से फिर बाहर हो जाती है जब इसकी दवाई शुरू हो जाती है। साथ में प्राणायाम कर लिया तो बात ही क्या। स्वामी जी, ये अवेयरनेस बिल्कुल बहुत ज़रूरी है टीबी को लेकर, और सरकार यही काम भी कर रही है। इसी दिशा में काम के तहत टीबी को इराडिकेट यानी कि ख़त्म करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। स्वामी जी, टीबी से बचने के लिए आप हमेशा कहते हैं कि खाना पीना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी से बचना हो, चाहे टीबी ही क्यों ना हो। एक स्टडी भी आई है जो कहती है कि न्यूट्रिशन से टीबी का खतरा 40% तक कम हो जाता है। तो योग के साथ साथ जो युवा हैं वो अपने खान पान में किन किन चीज़ों को शामिल करें, आज ये भी समझने की ज़रूरत है। जंक फूड, फास्ट फूड, तमाम तरह के ये जो अनहेल्दी फूड्स हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, और ये खास करके धूम्रपान आदि की आदत है, इनको तो त्यागना पड़ेगा। सुबह सुबह अंकुरित लें, दूध दही छाछ का प्रयोग पूरा करें, मिलेट्स का सेवन करें, जितने भी हेल्दी चीज़ें हैं, और उसमें दाल रोटी सब्जी से लेकर के दूध दही का प्रयोग। और जिनको टीबी होने की संभावना हो तो दूध में हल्दी उबाल करके लें। गर्मियों में तो हल्दी उबाली फिर ठंडा कर लिया, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है। और उसमें थोड़ा खजूर और डाल लेते हैं ना ठंडे दूध में, ओहो, वो दूध में हल्दी उबालो, उसको फिर थाली में डाल के पंखा चला दे, ठंडा हो जाएगा। उसमें फिर थोड़ा खजूर जो है उसमें मिक्सी में अच्छे से घोट करके, ओहो, ज़बरदस्त लाभ होगा, फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाएगी। तो दूध दही छाछ और ये मैं जैसे कहा, मैंने कही सुपर फूड का काम करता है टीबी वालों के लिए। च्यवनप्राश बच्चों के लिए, ये बालप्राश, ऐसे इन चीज़ों का सेवन जरूर करें। ये ब्रोनकोम और कंठामृत, इसके ऐसे मुंह में डाल करके चूस लेने से ना, ये जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना, फेफड़े कमज़ोर होते हैं और फिर उससे फिर टीबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिनके आते हैं यूट्रस, महिलाओं का जिनकी कमज़ोर होती हैं, और पूरी टोटल इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो बस इम्यूनिटी के लिए जो भी हमारे यहाँ सात्विक सादा भोजन है उसको अपनाने की ज़रूरत है। जंक फूड फास्ट फूड को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो खाने पीने का तो ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि टीबी अगर है तो बहुत सारी कमज़ोरी उसकी वजह से जो होगी
तो उससे निपटने के लिए एक अच्छा खान पान ज़रूरी है। स्वामी जी, टीबी की बीमारी ऐसी है जो बाल और नाखून छोड़कर कहीं भी हो सकती है, कहीं भी फैल सकती है। हड्डियों में टीबी हो जाए तो बोन्स की ग्रोथ रुक जाती है। ऐसे में हड्डियों को फिर से हेल्दी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हड्डियों की डेंसिटी भी घटा देती है टीबी। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा और बताया भी आपने कि बालों को, नाखूनों को छोड़ के और फिर शरीर में कहीं पर भी ये पनप जाती है। एक तरह का ये शरीर की दुर्बलता का प्रतीक है। इसलिए सुबह धूप में बैठा करें और जो शाकाहारी हैं दूध दही का सेवन ठीक से किया करें, और बाकी मांसाहारियों को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूरज। वैसे हमने न्यूट्रेला विटामिन डी लाइटिन से तैयार किया, नेचुरल है। फिर ये सूक्ष्म व्यायाम क्या करें, हाथों को पैरों को आगे पीछे दबाना, यूँ गोल गोल घुमाना, फिर ये करना और फिर बटरफ्लाई करना, और हाथों के लिए भी एक्सरसाइज करना। और हड्डियों के लिए बेस्ट है मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी, दोनों मिला के आधा ग्राम, वंशलोचन आधा से 1 ग्राम, और बेस्ट है जितने भी मिलेट्स हैं इनमें कैल्शियम पूरा होता है। और केला है और जो सीताफल है ना उसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है। और आटों में, सिंघाड़े के आटे में और कोदो कुट्टू का आटा, उसमें भी कैल्शियम ठीक ठाक होता है। सबसे ज़्यादा होता है सिंघाड़ा में और चोलाई में, तो उससे फिर हड्डियाँ एकदम मजबूत रहेंगी। और न्यूट्रेला बोन हेल्थ तो हम देते ही सो देते हैं, और लंबे लंबे श्वासों के साथ। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना साहब, इसका 5 में से जो भी 2-3 चीज़ें मिल जाए, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी सहजना, 5 में से 2-3 चीज़ों का रस मिल जाए और गिलोय पी ली ना। गिलोय को आप कितने थोड़ा परिपक्व होने के बाद कितने तोड़ मरोड़ लो, टूटेगी नहीं, ऐसे हड्डियाँ फौलादी हो जाती हैं गिलोय से। उसमें कैल्शियम के साथ साथ और भी जो हड्डियों को पोषण देने वाले जो सूक्ष्म न्यूट्रिशंस हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, और ख़ास करके हड्डियों का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो उससे ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, मैं सोच रहा था ये बाल नाखून छोड़कर क्यों? बालों में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? वो बचपन में जो झोटा पकड़ के पिटाई होती है शायद उसकी वजह से तो नहीं, या नाखून इतने मजबूत है वो नोचने की वजह से, नकोटने की वजह से, पता नहीं। ये 2 बड़ी चमत्कारी चीज़ें पता चली कि बाल और नाखून में नहीं होगा जी। ऊपर वाले का कोई इसमें करिश्मा है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए कुछ लोगों के ये जो नाखून है ना, ये हड्डियों का विकार है, बाल और नाखून। इसलिए ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई ताकत काम आती है। इसलिए ये तो शरीर का जो सेल्फ हाइजीन सिस्टम चल रहा है उसका परिणाम मात्र है जी। ओके सर, ठीक है। स्वामी जी, कुछ लोगों के इंटेस्टाइन में भी टीबी हो जाती है। ये कितना घातक है, ख़तरनाक है, और इसे कैसे ठीक किया जाए इंटेस्टाइन में अगर हो गई तो? आंतों की टीबी जिसे कहते हैं। आंतों की टीबी के लिए बेस्ट है सर्वकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिड, और ये पॉइंट दबा लिया करें। आंतों की टीबी के लिए जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी और सर्वकल्प का काढ़ा, लीवोग्रिड, पुनर्नवारिष्ट, पुनर्ग्रिड के साथ 2 गोली दिमंडूर और पुनर्नवारिष्ट के साथ। तो आंतों को मजबूती देने के लिए एक तो ये पिंडलियाँ दबा लिया करें, और ऐसे खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाया करें। तो और खाने के बाद छाछ में थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवास्टिक डाल करके 1 कप या 1 गिलास जो छाछ पी लेंगे ना, तो उनकी आंतें एकदम 100% हेल्दी होंगी। जिंदगी में टीबी नाम की बीमारी नहीं है। और सुबह सुबह अनार खाली पेट खा लिया तो 100 साल तक कभी बीमारी नहीं होगा आदमी। टीबी की तो बात छोड़ो, कोई पेट की बीमारी नहीं है। इसलिए अनार जो है जी थोड़ा महंगा होने की संभावना है, काफ़ी तो हो चुका है, लेकिन अब खेती बढ़ रही है इसकी, महंगाई ज़्यादा नहीं है। स्वामी जी, एक स्टडी मैं आपके सामने रख रही हूँ, और ये स्टडी कहती है कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी के लिए भी टीबी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टीबी हो जाती है तो प्रेगनेंसी में रुकावट बन जाती है,
और तो और 10% जो तलाक के मामले हैं उनके लिए भी टीबी जिम्मेदार है, टीबी वजह है तलाक के मामलों के लिए। 50% महिलाएं अपनी बीमारी के खुलासे से डरती हैं और 25% महिलाएं ऐसी हैं जो इस वजह से घर में डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होती हैं, भेदभाव उनके साथ होता है। महिलाओं के साथ टीबी की बीमारी को लेकर ये भेदभाव क्यों है स्वामी जी, और ये जो अलग अलग तरह से महिलाओं में टीबी की बीमारी इफेक्ट डाल रही है, उसके प्रभाव से कैसे बचा जाए? इसमें ज्योत्सना जी एक बात तो यह है कि देखो, ये एक तरह से ये बीमारी बीपी, शुगर, थायराइड और आर्थराइटिस, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, इससे कम घातक है। माने यदि बीपी शुगर है तो ज़िंदगी भर चलेगी, ये तो 9 महीने में ठीक हो जाती है, 9 महीने में, 3 महीने में ठीक हो जाती है। तो ये एक तो ये दिमाग से ये हमें गलत फहमी निकालनी पड़ेगी, और ये टीबी है, कोई मेरे को ना हो जाए, आने वाली पीढ़ियों को ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आप इससे 3 से 6 महीने में ही मुक्त हो जाते हैं। वो तो 9 महीने का तो कहने का कोर्स होता है, एक बात। दूसरी बात, माताओं बहनों को दशमूल काढ़ा पीना चाहिए, नारी कांति बटी, नारी कांति सिरप। और जब हम किसी के यूट्रस और इसमें हिस्से में प्रजनन तंत्र में टीबी हो जाता है तो उनको शिवलिंगी पुत्र जीवक भी देते हैं, खाली पेट 1 चम्मच। उनको फल घृत भी पिलाते हैं और प्राणायाम करवाते हैं, और ये पॉइंट है, ये दबाते हैं दोनों। तो इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है और टीबी भी दूर हो जाती है। ये और यहाँ से ये इतना करने से माताओं बहनों की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर। पुरुषों को भी हो तो यौवनामृत, तो यौवन छोड़ दे देते, प्राणायाम करा देते हैं। कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम भी इसमें बड़ा उपयोगी है। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत भांति भांति के हैं। मान लीजिए टीबी डिटेक्ट हो गई किसी को, दवा भी शुरू हो गई और फिर दवा बीच ही में छोड़ दी। ये भी एक बड़ी मुश्किल होती है, और इससे सुनते हैं कि हालात और ख़राब हो जाते हैं। कई लोग स्वामी जी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी दवा उन पर असर नहीं कर रही होती। अब अगर इस तरह की कुछ स्थिति बन जाए तब उससे कैसे निपटा जाएगा? तो एक तो टीबी की दवा बीच में नहीं छोड़नी, ड्रग रेजिस्टेंस नहीं होगी, दवाई पूरा असर करेगी। उसके साथ प्राणायाम करें, उसके साथ स्वर्ण शिलाजीत लें, कर्क्यूमिन गोल्ड लें, इम्यूनोग्रेट गोल्ड लें। उसके साथ स्वासारी काढ़ा पिए या छोटे कटहले का काढ़ा पिए तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो बीमारी को हल्के में ना लें और दवाई खाने में प्रमाद ना करें। बहुत सी चीज़ों को हम ऐसे इग्नोर करते रहते हैं, अब तो मैं ठीक हो गया, तो उसके लक्षण तो 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाते हैं, 2-3 सप्ताह में। लेकिन अंदर तक उसको बेअसर करने के लिए, अंदर तक उसके सारे के सारे टीबी के रोगाणुओं को ख़त्म करने के लिए, जीवाणुओं को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है उसका पूरा कोर्स करें। तो ये इतनी तो जागरूकता रखनी पड़ेगी, और साथ में योग आयुर्वेद का प्रयोग कर लिया तो 100% परिणाम आएंगे। किसी भी तरह से ड्रग रेजिस्टेंस होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। ये मैं अपने हजारों रोगों पर किए हुए अनुभव के आधार पर बात कह रहा हूँ। तो अगर टीबी हो भी गया है किसी को तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे बहुत ज़्यादा बचने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल से कोने में कहीं ढकेल दीजिए और उनसे बहुत बचिए, उनके साथ छुआछूत जैसा बर्ताव कीजिए, ऐसी ज़रूरत बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में टीबी क्योर हो सकती है और होती है, और इसी वजह से टीबी मुक्त भारत के उस दिशा में काफ़ी आगे निकल भी चुका है। स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। हैदराबाद तेलंगाना की तस्वीरें आपके सामने, रोहतक हरियाणा में भी योग पंचायत लगी, पिलानी राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं और सबने बहुत अच्छा किया है। पुणे महाराष्ट्र वालों ने भी वीडियो भेजा है। ओह, इस घर में भी सब परिवार के सदस्य लगे हुए, छोटे बच्चे भी हैं। विरार महाराष्ट्र में तो किसी दुकान के सामने ही योग पंचायत लगी हुई है। अब आपको स्वामी जी बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं।
सुजाता बनी है विजेता और विरार महाराष्ट्र से ये तस्वीरें आई हैं। महाराष्ट्र वाले भी स्वामी जी मेहनत कर रहे हैं। मैट के हर कोने में आसन हो रहा है। तो चलिए विरार और सुजाता के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और अब जो कल का वीडियो है उसके लिए हम बिल्कुल सिंपल आसन बताते हैं। दोनों पैर ऐसे सीधी, इसको दंडासन कहते हैं। दाहिना पैर मोड़ा ऐसे रखा और बायां पैर सीधा है। बायां हाथ दाहिना हाथ के बीच से ऐसे डाला, या तो ऐसे बराबर में रखें या ऐसे पकड़ लें। ये है वक्रासन। लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन पेनक्रियाज के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे करने वालों को कभी किडनी में स्टोन, गाल स्टोन भी नहीं बनेगा। एक तरफ से 5 सेकंड और दूसरी तरफ से ऐसे 5 सेकंड का वीडियो बना करके भेज दें। ये वक्रासन सब कर सकते हैं। और ये लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी के लिए रामबाण है। विजेता बनेगी, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, मेडल जीतेंगे, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। दोनों तरफ से स्वामी जी करके भेजना है। पत्र भी हम सबको देते हैं। तो ये एक तरफ से भी भेज देंगे तो स्वीकारी होगा। कम से कम 5 सेकंड रुकना है बस। ठीक है स्वामी। तो वक्रासन कीजिए, 5 से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका, और अगर जीत गए आप तो फिर कहना ही क्या। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, लेकिन स्वामी जी रिसर्च कुछ करवाइएगा। बहुत जो प्रणाम। ओजोन लेयर कमज़ोर हो रही है उसको मजबूत कराने का कोई अगर अभ्यास, योगाभ्यास ढूंढ लिया जाए तो बड़ी बहुत अच्छी बात होगी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जरूर वहाँ तक पहुँचेंगे अपन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।